इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल का चैप्टर पढ़ेंगे आज। फिजिक्स का वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है और 12th क्लास का भी कह सकते हो बेसिक है। इसी के ऊपर आगे की इलेक्ट्रिसिटी सारी पूरी डिपेंडेंट होती है। तो आज ये पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आते हैं जो सबसे बेसिक एलिमेंट्स होते हैं जिनके बारे में हमको पता है, वो क्या है? न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। ठीक है, एलिमेंट्स नहीं बोलना चाहिए, सबसे बेसिक एंटाइटीज जो है, सबसे स्मॉलेस्ट जिनको हम जानते हैं। ठीक है, तो इनमें हमने क्या ऑब्जर्व किया कि जब दो इलेक्ट्रॉन को पास में रखते हैं तो इनमें भी एक रिपल्सिव फोर्स लगता है। ग्रेविटेशनल फोर्स तो लगता ही है। ग्रेविटेशनल फोर्स किस वजह से लगता है? मास की वजह से। लेकिन इसके अलावा एक रिपल्सिव फोर्स भी लगता है, और जो ग्रेविटेशनल फोर्स जो मास की वजह से आना चाहिए उससे ये काफी बड़ा रहता है। तो फिर इस चीज से ये कंक्लूजन निकाला गया कि मास के अलावा भी इलेक्ट्रॉन के अंदर कोई और प्रॉपर्टी होती है, और इसी प्रॉपर्टी को हम चार्ज बोलते हैं। ऐसे ही दो प्रोटॉन को जब पास में रखा गया तो ग्रेविटेशनल फोर्स के अलावा कोई और फोर्स सेम जो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में लग रहा था वही उतनी ही इंटेंसिटी का फोर्स दो प्रोटॉन के बीच में भी लग रहा था, और ये भी रिपल्सिव था। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को पास में रखा गया तो अट्रैक्टिव फोर्स लगा, और वो भी उतनी ही क्वांटिटी का जितना एक इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में लग रहा था। तो यहां से पता पड़ा कि मास के अलावा भी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के अंदर कोई और क्वांटिटी होती है जिसे चार्ज का नाम दिया गया। इस चार्ज की वैल्यू कितनी आई? 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। ठीक है, कूलम इसकी यूनिट होती है। और कन्वेंशन के लिए प्रोटॉन के ऊपर जो चार्ज है उसको पॉजिटिव मान लिया गया, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है उसको नेगेटिव मान लिया गया। इसका मतलब ये नहीं है कि इलेक्ट्रॉन कोई विलेन है तो उसको नेगेटिव चार्ज दे दिया, या प्रोटॉन कोई पॉजिटिव है तो उसको हीरो है तो उसको पॉजिटिव चार्ज दे दिया गया, या प्रोटॉन अच्छी चीज है इलेक्ट्रॉन बुरी चीज। ऐसा कुछ नहीं, बस कन्वेंशन की बात है। एक को पॉजिटिव देना था, एक को नेगेटिव देना था, तो प्रोटॉन को पॉजिटिव चार्ज दे दिया, इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव चार्ज दे दिया। ठीक है, और चार्ज हमेशा क्वांटाइज होता है। चार्ज की प्रॉपर्टी क्या होती है? चार्ज हमेशा क्वांटाइज होता है। इसका मतलब क्या है? इसी के मल्टीपल्स में चार्ज होगा। ये चार्ज की सबसे स्मॉल क्वांटिटी है, इसी के मल्टीपल्स होंगे सारे चार्ज। n से मल्टीप्लाई कर दो, n इंटू क्यू इज इक्वल टू, मान लो 1 कूलम चार्ज निकालना है, तो टोटल n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। तो इतने n, इतने चार्जेस चाहिए होंगे। ठीक है, इतने चार्जेस मिला के तुम्हारा टोटल 1 कूलम का चार्ज बना लेंगे। तो एक चार्ज क्वांटाइज्ड होता है, ये एक प्रॉपर्टी होती है चार्ज की। उसके अलावा अगली चार्ज की प्रॉपर्टी क्या होती है? चार्ज कंजर्व रहता है। मतलब यूनिवर्स के अंदर जितना चार्ज है वो कंजर्व रहेगा। ऐसा नहीं, मान लो कोई स्पेस है, उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन क्रिएट हुआ तो एक प्रोटॉन भी, एक माइनस क्यू चार्ज बना तो एक प्लस क्यू चार्ज भी बनेगा। नेट चार्ज अगर जीरो था तो जीरो ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि एक्स्ट्रा चार्ज क्रिएट हो जाएगा। तो ये चार्ज कंजर्व रहता है, ये भी चार्ज की प्रॉपर्टी होती है। कूलम्स लॉ क्या कहता है? अब आते हैं कूलम्स लॉ के ऊपर। ठीक है, जो ग्रेविटेशनल लॉ होता है उसी का ऑलमोस्ट रेप्लिका टाइप का है कि अगर एक चार्ज Q1 है, एक चार्ज Q2 है, दोनों r डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, तो दोनों के बीच में फोर्स कितना लगेगा? F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। K की वैल्यू क्या होती है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है,
जिसकी 9 इंटू 10⁻⁹ वैल्यू आती है, ये कांस्टेंट है, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या आती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। ठीक है। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट को। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड वो होता है कि जो फोर्स एक किसी भी चार्ज पे लगेगा, ठीक है, मान लो ये मेरा एक चार्ज रखा हुआ है Q, इसके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी रहेगी? Q/4πε0r²। r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी रहेगी? इतनी। तो अगर यहाँ पे कोई फोर्स Q1 होता, सपोज Q1 होता, तो इसके ऊपर फोर्स क्या लग रहा होता? Q1/4πε0r²। तो अगर इसको मैं Q1 से डिवाइड कर दूं, ठीक है, जिस चार्ज के ऊपर ये फोर्स लग रहा है उसी से डिवाइड कर दूं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? वो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। तो वही चीज है ये F/Q1, या जो भी चार्ज को आप वहां पे रख रहे हो। ठीक है, इसको जनरली टेस्ट चार्ज कहते हैं। जो भी चार्ज को आप वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए रख रहे हो, उस चार्ज को क्या बोलते हैं? टेस्ट चार्ज। लाइंस ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। अगर ये एक पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, तो हम क्या मानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ऐसे निकल रही होगी, ठीक है, और इसकी इंटेंसिटी और ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन फोर्स पर यूनिट एरिया कहां पे? अगर इसको डिस्टेंस को पास में लोगे तो ज्यादा निकलेंगी, दूर लोगे तो पर यूनिट एरिया कम लाइंस क्रॉस कर रही होंगी। इसका मतलब क्या है कि इंटेंसिटी पास में ज्यादा होगी चार्ज के। ऐसे ही एक नेगेटिव चार्ज के अंदर आ रही होती है इलेक्ट्रिक लाइन फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ऐसी एक्चुअल में होती नहीं है, जस्ट हम ऐसा विजुलाइज करने के लिए बोलते हैं। एक्चुअल में ऐसी लाइंस कुछ होती नहीं है, ये बस दिखाने के लिए कि फोर्स किस तरफ लगेगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। जैसे एक चार्ज Q1 रखा हुआ है, एक चार्ज Q2 रखा हुआ है, ये इनिशियली R1 डिस्टेंस पे थे और Q2 चार्ज को फिर R2 डिस्टेंस पे रख दिया गया। इनिशियली यहाँ था, फिर A पॉइंट से उठा के इसको B पॉइंट पे रख दिया, ठीक है।
अब इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी आपको निकालनी है, तो फोर्स कितना लग रहा होगा, Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ठीक है, वर्क डन क्या हो जाएगा, Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर dr। और वर्क डन, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, वर्क डन बाई इंटरनल फोर्सेस का नेगेटिव। इस तरीके से डिफाइन करते हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम में हमने पढ़ा था। ठीक है, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर dr। R1 से R2 आपने मूव किया तो माइनस साइन आ जाएगा। तो ये कितना आएगा, Q1 Q2 by 4 pi epsilon naught 1 by R2 minus 1 by R1। ठीक है, अगर R1 इंफिनिटी है, मतलब इनिशियली इंफिनिटी से उठा के अगर आपने चार्ज को यहाँ पे रखा है और इंफिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी बाई कन्वेंशन जीरो मानते हैं, तो किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ठीक है, इस तरीके से इसका डेरिवेशन होता है। किसी भी फील्ड पे, किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कैसे डिफाइन करते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। ठीक है, इसको V से डिफाइन करते हैं, पर यूनिट चार्ज इसको रख दोगे तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो जाएगा। इसको एक और डेफिनेशन क्या देते हैं, मान लो कोई एक्सटर्नल फोर्स है, वो आपके चार्ज को बहुत स्लो वेलोसिटी के साथ, स्लो वेलोसिटी के साथ मतलब स्लो क्या मतलब वर्क डन, काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगा तो नेट वर्क डन क्या होगा, जीरो होगा वर्क एनर्जी थ्योरम से। तो इस तरीके से कोई एक्सटर्नल फोर्स आपके चार्ज को एक पॉइंट पे लेके आ रहा है, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स क्या हो जाएगा, माइनस इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक है, और ये क्या होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है। ठीक है, इसी को पर यूनिट चार्ज कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एट अ पॉइंट हो जाएगा। तो इसी तरीके से हम पोटेंशियल को डिफाइन करते हैं कि पर यूनिट चार्ज, जब हम किसी चार्ज को किसी पॉइंट पे लेके आ रहे हैं इनफिनिटी से, इस तरीके से कि उसकी वेलोसिटी एकदम जीरो है, कोई काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं आया है। ठीक है, तो इस तरीके से पोटेंशियल को डिफाइन किया जाता है एक पॉइंट पे। इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में क्या रिलेशन होता है वो देखते हैं। F इज इक्वल टू क्यू ई लिखते हैं। ठीक है, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डॉट डी आर। ठीक है, क्यू ई डॉट डी आर। ठीक है,
माइनस डी यू, डी डब्ल्यू क्या होगा, माइनस डी यू होगा, क्यू ई डॉट डी आर, ठीक है। तो डी यू बाई क्यू, ये क्या होगा, डी बी ई डॉट डी आर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगी, माइनस डी बी बाई डी आर। या पोटेंशियल को ऐसे भी लिख सकते हो, ई डॉट डी आर, ठीक है, इंफिनिटी टू आर। इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होगा, जैसे ये चार्ज है, इससे इस तरीके से फील्ड लाइंस निकल रही है, तो ये सारी इक्विपोटेंशियल सरफेस हुई, ये इक्विपोटेंशियल, क्योंकि ये सेम डिस्टेंस पे है तो सब पे पोटेंशियल सेम होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी सेम है। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस पे जब आप मूव कराओगे तो वर्क डन जीरो होगा, कि कोई पोटेंशियल का चेंज ही नहीं हो रहा है, तो पोटेंशियल एनर्जी में भी कोई चेंज नहीं होगा, तो वर्क डन जीरो होगा। इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल किसे बोलते हैं, जब दो चार्ज का कॉम्बिनेशन हो, माइनस क्यू और क्यू, ये डी डिस्टेंस पे रखे हो, तो डाइपोल मोमेंट हम कैसे डिफाइन करते हैं, वेक्टर क्यू इंटू डी, ठीक है। और इसकी डायरेक्शन कहां से होती है, माइनस क्यू से प्लस क्यू तक। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल, एक डाइपोल से अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, तो मान लो इस पी पॉइंट पे निकालना है तुम्हें, और ये बहुत दूर है, इस डी के मुकाबले ये आर बहुत ज्यादा है, तो अगर ये आर है, ये थीटा है, ये डी बाई टू है, ये डी बाई टू, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, डी बाई टू कॉस थीटा, ये कितना हो जाएगा, डी बाई टू कॉस थीटा। तो इस पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू कितनी आएगी, टोटल पोटेंशियल की माइनस क्यू बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर प्लस डी बाई टू कॉस थीटा, और इसकी वजह से पोटेंशियल की वैल्यू कितनी आएगी, क्यू अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर माइनस डी बाई टू कॉस थीटा। तो पूरे डाइपोल की वजह से पोटेंशियल की वैल्यू कितनी आएगी, क्यू बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट को बाहर ले लो, माइनस आर प्लस डी बाई टू कॉस थीटा
r plus d/2 cos theta r square minus d square by 4 cos square थीटा। ठीक है, अब क्योंकि d ऑलरेडी हमने अज्यूम किया था कि r के मुकाबले बहुत स्मॉल है, तो ये क्वांटिटी और स्मॉल हो जाएगी, तो इसे हम निगलेक्ट कर सकते हैं। q by 4 pi epsilon naught d cos थीटा अपॉन r स्क्वायर, यानी t cos थीटा अपॉन 4 pi epsilon naught r स्क्वायर। ये हो जाएगा पोटेंशियल की वैल्यू डाइपोल की वजह से एक r डिस्टेंस पे। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है तुम्हें, ड्यू टू अ डाइपोल, ये तुम्हारा डाइपोल रखा है माइनस क्यू क्यू, ठीक है, इससे यहाँ पे पी P1, ये थीटा एंगल पे है और ये भी एंगल थीटा हो जाएगा, अल्फा। dV by P P1 अपॉन dE। एक कंपोनेंट इस तरफ होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, एक कंपोनेंट इस तरफ होगा, तो P cos थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, ठीक है, और ये नेगेटिव साइन भी होता है। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, r के रिस्पेक्ट में, तो 2p cos थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब। इस तरफ जब करेंगे इस तरफ क्या होगा, r d थीटा से चेंज होगा। अगर इस तरफ r है, ये r, अगर ये रेडियस है, तो ये क्या होगा, r थीटा, तो r d थीटा, ठीक है, तो माइनस d बाई r d थीटा p cos थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, ठीक है, तो p बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब साइन थीटा, ठीक है। ये तुम्हारा रेडियल कंपोनेंट हो गया, ये तुम्हारा टेंजेंशियल कंपोनेंट हो गया। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, इस तरीके से निकालना पड़ेगा, p बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब साइन थीटा होल स्क्वायर प्लस p बाई 4 पाई क्यूब cos थीटा
ठीक है। P बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R³ P स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा P स्क्वायर तो क्या आएगा 1+3 cos² थीटा। ठीक है। और ये एंगल अल्फा कैसे आएगा? ई थीटा बाई ई आर। तो tan अल्फा की वैल्यू क्या आएगी? ई थीटा बाई ई आर। तो ई थीटा तो ये था, ई आर ये है, यानी हाफ tan थीटा। अब तुम्हें अगर थीटा इज इक्वल्स टू 0 हो जाए, इसे हम एंड ऑन पोजीशन कहते हैं, यानी यहाँ पे अगर कहीं तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो थीटा 0 रख दो, तो ये कितना आ जाएगा 2p बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R³। ठीक है। और ब्रॉड साइड पोजीशन, ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन के लिए थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, यानी यहाँ पे कहीं थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, तो ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी? p बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R³। एक इलेक्ट्रिक डाइपोल के ऊपर टॉर्क कैसे फाइंड करेंगे? मान लो एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है OB OA, ठीक है, ये रखा हुआ है ऐसे, तो इस पे फोर्स इधर लगेगा F1, इस पे फोर्स इधर लगेगा F2। तो τ1 कितना हो जाएगा? OB क्रॉस QE, ठीक है। τ2 कितना हो जाएगा? दोनों को जब सम करेंगे ठीक है, तो ये आ गया टॉर्क, टोटल टॉर्क। अब पोटेंशियल एनर्जी अगर निकालनी है तो कैसे निकलेगी? मान लो ये थीटा एंगल पे है, अभी थोड़ा सा कुछ इसके अपोजिट तुमने इसको मूव किया तो PE साइन थीटा डी थीटा।
ये वर्क डन निकाल रहे हैं, ठीक है। अब पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, इसके अपोजिट, तो नेगेटिव साइन लगाना पड़ेगा। और कहां से कहां तक, 90 से थीटा को कहां से वैरी करोगे, थीटा तक वैरी करोगे, और 90 पे पोटेंशियल एनर्जी 0 मान लोगे, तो माइनस पीई कॉस थीटा आ जाएगा, यानी माइनस पी डॉट ई। कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर, इनमें क्या डिफरेंस होता है। कंडक्टर्स क्या होते हैं, कुछ मेटल्स होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट में लूजली बाउंड होते हैं, मतलब न्यूक्लियस के साथ उतना लूजली बाउंड नहीं होते, तो उतना स्ट्रांगली बाउंड नहीं होते, तो ये फ्री होते हैं रोम करने के लिए, मतलब इजीली जंप कर जाते हैं। तो इस वजह से इसी तरीके के एलिमेंट्स को हम कंडक्टर्स बोलते हैं। कुछ इलेक्ट्रॉन्स, कुछ में एलिमेंट्स में इलेक्ट्रॉन्स क्लोजली बाउंड होते हैं न्यूक्लियस से, तो उन्हें हम इंसुलेटर्स कहते हैं। और इन दोनों के बीच में जो होते हैं प्रॉपर्टीज, उनको हम सेमीकंडक्टर बोलते हैं। अब एक कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा 0 क्यों होती है, ये हम देख लेते हैं। मान लो आपने एक्सटर्नल कोई इलेक्ट्रिक फील्ड सेंड करी की, ठीक है, तो इंटरनली अब यहां से मान लो ये डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड की, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है, यानी कि इधर सारे इलेक्ट्रॉन होंगे, इधर सारे प्लस चार्ज एक्यूमुलेट हो जाएगा, और ये इंडक्शन होना शुरू होगा। ये तब तक होगा जब तक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर ये इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड जो सेटअप हुई है वो बराबर नहीं हो जाती, ठीक है। तो ये एक्सटर्नल के बराबर जब तक इंटरनल नहीं हो जाएगी तब तक ये डिस्ट्रीब्यूशन होता रहेगा, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर कंडक्टर के कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इसलिए एक कंडक्टर के अंदर हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है।